हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्फाक मंसूरी। वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग स्टैंडर्ड 9 साइंस में चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करना है जिसका नाम है आयन। ये दोस्तों आयन कैसे होते हैं, आयन कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, आयन समझने से पहले हमें एटम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। ये जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसके बारे में डिफरेंट मॉडल्स आए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन चैप्टर जो 4th है उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि आयन को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ एटम के बारे में जो पता होना चाहिए वो देखेंगे। दोस्तों, हमने इसके पहले देखा था कि ये जो एटम होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं जो अभी विभाजित नहीं हो सकते। लेकिन ये जो एटम होते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते एंड न्यूट्रॉन होते। ये जो एटम होता है, कोई भी आप एटम ले लो, उसके अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो प्रोटॉन होते हैं उसमें हम लोग प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से एंड न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, ये जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, माने ये न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है? कोई भी एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। दोस्तों, ये जो एटम होता है उसके बारे में बोर्न नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर क्या होता है, सबसे अंदर एटम का सेंटर होता है, परमाणु केंद्र होता है। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे इसको शो करता हूँ, ये परमाणु केंद्र है। उसके बाद ये परमाणु केंद्र है, उसके बाद ये जो है पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकंड, या तो फिर हम लोग इसको सेल या तो फिर ऑर्बिट बोल सकते हैं। क्या? सेल या तो फिर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर सेंटर होता है, उसके बाद ये सेल आती है, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है। ये सेल माने क्या है, तो ये जो सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इसके परमाणु जो होता है उसके अंदर सेल्स होती है या तो फिर ऑर्बिट्स होती है। अब ये जो प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो ये जो परमाणु केंद्र होता है उसका जो एटम का सेंटर होता है उसमें रहते। माने यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन माने P+, न्यूट्रॉन माने कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे सेल में होते हैं। ये जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड में इलेक्ट्रॉन हो गए, थर्ड में इलेक्ट्रॉन हो गए, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल्स के अंदर होते हैं। अभी कोई एटम है तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है या तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भी पता चलता है, तो उसकी एटॉमिक नंबर पर से। कोई भी एटम ले लो आप, उसका जो एटॉमिक नंबर है उतने उसके पास प्रोटॉन होते हैं। माने उतने उसके पास प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? कोई भी आप एटम ले लो, उसका जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसके पास क्या है, प्रोटॉन है। और जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस। यानी कि कोई भी आप एटम जो है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे यानी कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तब जाके उसका जो नेट चार्ज है वो 0 होगा। समझ में आ रहा है? कोई भी एटम है उसका नेट चार्ज, कोई भी एटम का नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी एटम है उसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेट चार्ज 0 कब होगा,
नेट चार्ज जीरो तभी होगा जितने उसके पास प्रोटॉन है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने उसके पास प्रोटॉन है, माने उसका प्लस पॉजिटिव चार्ज उतना है, यानी कि सामने उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जाके उसका नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेके समझते। मान लेते सोडियम है, क्या है? सोडियम। सोडियम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन स्मॉल ए Na से। तो Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। माने इसके पास ये जो Na है, सोडियम है, उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, यानी कि इसका चार्ज कितना हुआ? +11। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, माने इसका नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? -11। तो क्या हुआ? +11 -11, कुल मिला के नेट कितना हुआ? नेट हो गया 0 0। समझ में आ रहा है? सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, माने इसका प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 11 है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो उतना माइनस चार्ज हुआ। +11 -11, नेट कितना हो गया? 0। कोई भी आप एटम ले लो, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? क्लोरीन है तो उसके पास जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? 17 है। 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए +17 -17 कैंसल आउट, इसका नेट चार्ज हो जाता है 0। समझ में आ रहा है? कोई भी एटम होगा उसका नेट चार्ज जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर डिसाइड कैसे होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर से, या तो फिर एटॉमिक नंबर पर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके पास इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्यों? जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन, और उतने ही उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा अगर सेम नंबर है तो, इसलिए उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं। नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या जो है वो सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अभी देखते हैं आगे। ये जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इसके अंदर होते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? +11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, यानी कि इसका चार्ज कितना हो जाएगा? +11 -11, नेट हो जाएगा 0। अभी इसके पास कितने प्रोटॉन है? 11। तो 11 प्रोटॉन कहाँ पे हो गए? तो ये जो सेंटर है, परमाणु केंद्र जो है उसके अंदर यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए? सेंटर के अंदर। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? सेंटर के अंदर होते। तो कितने प्रोटॉन यहाँ पे हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो गए? तो यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी क्वेश्चन ये है कि ये 11 इलेक्ट्रॉन जो है, 11 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सेल में रहेंगे? तो इसके लिए बोर जो थे उन्होंने हमें ये सूचित करा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सी कक्षा में कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट कक्षा है या तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको हम लोग नाम देते हैं के, सेकंड को नाम देते हैं एल, थर्ड है एम, फोर्थ है एन, के एल एम एन। फिर बोर ने ये सूचित किया, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे हमें जितना जरूरी है आयन को समझने के लिए उतना ही डिस्कस करेंगे। बोर ने हमें ये सूचित किया कि ये जो के ऑर्बिट होती है या तो फिर कौन से भी ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो मैक्सिमम 2n²। कितने? 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी समझना ध्यान से, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कोई भी सेल, कोई भी ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वेयर n क्या है? n है, ये कौन सी कक्षा है? फर्स्ट कक्षा है, फर्स्ट सेल है तो n = 1 होगा। सेकंड है तो n = 2 होगा। अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n = कितना होगा? 3 होगा। फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n = 4 होगा।
यानी कि मैं के सेल की फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, के n इक्वल टू 2, यानी कि मैं L की बात कर रहा हूं, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 माने थर्ड सेल, थर्ड ऑर्बिट कौन सी m, एंड फोर्थ ऑर्बिट कौन सी है n। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L में कितने रहेंगे, m में कितने रहेंगे, n में कितने रहेंगे, तो वो कहां से डिसाइड होगा, यहां से 2n² के ऊपर से। तो यहां पे कितने हो गए, k में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² माने 2, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू 1 है, 2 1 का स्क्वायर माने क्या होगा 2। तो k सेल के अंदर ये जो सेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2। L में कितने रह सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8। m में कितने रह सकते हैं, 2 3 का स्क्वायर यानी कि 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, n इक्वल टू 4, 2 4 का स्क्वायर कितना होगा 32, 4 का स्क्वायर 16, 60 मल्टीप्लाई 2 32। यानी कि ये जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फर्स्ट सेल के अंदर 2, सेकंड सेल के अंदर कितने 8, थर्ड सेल के अंदर कितने 18, और फोर्थ सेल के अंदर कितने 32। मैक्सिमम, ये मैंने जो लिखा वो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने रह सकते हैं, ये बोर ने हमें ये सूचित किया। बोर ने ये भी बोला कि फर्स्ट सेल या तो फिर कोई भी सेल के अंदर 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकंड उसने ये बोला अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल में रख रहे हो तो जो उसकी लास्ट वाली सेल है, उसकी लास्ट वाली, फर्स्ट वाले सेल हम लोग किसको बोलेंगे, ये जो परमाणु के अंदर है उसके नजदीक जो है वो फर्स्ट वाली सेल है, ये जो उसके बाद वो सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड है, उसके बाद ये जो है फोर्थ सेल है। लास्ट वाली माने यहाँ पे फोर्थ लास्ट वाली हुई, वैसे ही सबसे नजदीक जो है वो उसकी नजदीकी सेल है। आप लोग जैसे दूर जाओगे तो उसकी जो लास्ट वाली सेल है वो सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर कोई सेल उसकी लास्ट वाली सेल है तो वो सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये उसने बोर ने हमें ये बोला। उसके बाद उसने ये भी बोला कि आप इलेक्ट्रॉन को जब परमाणु जो होता है उसकी जो कक्षाएं होती है, उसकी जो ऑर्बिट्स होती है, उसमें जब आप रख रहे हो तो सबसे पहले उसकी जो नजदीकी जो सेल होती है वो सबसे पहले फिल होनी चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड उसके बाद फोर्थ, ऐसे ये सेल फिल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले मैंने ये सेल फिल कर दी, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन को रख दिया, फिर कुछ बचे तो यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, ऐसे नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको K को फिल करना पड़ेगा, फिर L को, फिर M को एंड देन N को एंड सो ऑन। ऐसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी होगी, नजदीकी सेल फिल होगी। तो आपको क्या याद रखना है, अभी के लिए इतना ही याद रखना है कि कोई भी सेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सबसे बाहर वाली जो सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसकी सबसे बाहर वाली सेल में। एंड थर्ड वन उसने बोला कि आपको सबसे पहले ये जो सेंटर है परमाणु के अंदर उसके नज़दीकी सेल सबसे पहले फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट 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 ऐसे जाके सारी सेल फिल होगी। तो ये हमें किसने बोला, बोर ने बोला। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में है, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे सोडियम की। ये सोडियम जो है उसके अंदर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने 11 है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को रखना है परमाणु के अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो जो सबसे नजदीकी सेल है उसमें कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेल में कितने आएंगे, सबसे पहली सेल में हम लोग 2 को रख सकते हैं, सेकंड में 8 को रख सकते हैं, यानी कि 2 आएंगे। सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे। एंड बचा कितना, टोटल 11 थे, तो 2 + 8 10, एंड अभी कितना बचा 1। तो थर्ड सेल में कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है। सबसे पहले सेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, फिर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। थर्ड सेल में कितना, अभी 1 ही बचा, तो थर्ड सेल में M सेल में कितना आएगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऐसे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रख सकते हैं। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
समझते हैं। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था सोडियम का, सोडियम माने Na का, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो होते वो कैसे हम लोग रख सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट वाली जो सेल है उसमें हमने 2 रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रखा। उसके बाद वाली जो सेल थी ये उसका अंदर सेंटर है, परमाणु सेंटर है। ये फर्स्ट वाले सेल में 2 को रख सकते हैं, सेकंड में 8 को रख सकते हैं, थर्ड में 2 8 कितने बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 थे, तो कितने बचे 1 बचा। तो यहाँ पे थर्ड में हम लोग कितनी रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो 2 8 एक ऐसे हम लोग रख सकते हैं। मैक्सिमम ऐसे रख सकते हैं, 11 को रखना है तो सबसे पहले 2 8 है एक ऐसे हम लोग रख सकते हैं। कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम है, उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, कितना है 12 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12 हो गए। 12 को रखना है तो कैसे रखेंगे, सबसे अंदर से शुरुआत करनी है 2 फिर 8, अभी 12 है तो कितना हो जाएगा 2 8 10 हुई, अभी 12 रखना है यानी कि 2 बाकी है, तो थर्ड में कितने आएंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2। ऐसे 2 8 2 ऐसे हम लोग मैग्नीशियम को रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है, यानी उसके अंदर 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 को रखना है, कैसे रखेंगे, सबसे अंदर 2 फिर 8 और लास्ट में हम लोग रखेंगे 7, यानी कि 2 8 7 ऐसे हम लोग इसको रख सकते हैं। अभी ये देखना है हमें कि आयन कैसे बनते हैं, आयन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि जो सोडियम है, सोडियम यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने ऐसे रखा 281। ये जो क्लोरीन है उसको हमने ऐसे रखा 287, ऐसे हमने इसको रखा। अभी कोई भी है ना, कोई भी इंसान जो होता है वो भी क्या होना चाहता है लाइफ में, स्टेबल होना चाहता है। वैसे ये जो एटम होते हैं वो भी क्या स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, तो स्टेबिलिटी ऐसे मिलती है कि जो एटम होता है उसका यहाँ पे सेंटर है, उसकी ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पे इसका ये एटॉमिक सेंटर है, फर्स्ट सेल सेकंड थर्ड, ये जो सेल है यहाँ पे 4 सेल आएगी। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि उसके अंदर उसकी जो बाहर वाली जो कक्षा है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ बाकी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इतने होते हैं, जो कक्षाएं होती है, जो ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिट्स के अंदर यहाँ पे K L M N मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 होते हैं। लेकिन उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें याद रखना है, अगर हाइड्रोजन है तो अगर हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो उसके अंदर उसकी जो बाह्यतम, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इसकी जो ऑर्बिट है, जो बाहर के ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है उसके लिए कितना, क्यों मैं 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन है तो उसको स्टेबल होना है तो उसकी जो एक्सटर्नल ऑर्बिट, जो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो फिर कोई दूसरा कोई भी एटम या तो एलिमेंट है तो उसमें उसको अगर स्टेबल होना है तो उसकी जो एक्सटर्नल ऑर्बिट, जो सबसे बाहर वाली जो कक्षा है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने 8, कितने होने चाहिए 8। अगर हाइड्रोजन है तो 2, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम या तो फिर एलिमेंट है तो उसमें उसको स्टेबल होने के लिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इतना हमें अभी याद रखना है। मैक्सिमम इतने होते 2 8 18 32, हमें इसमें अभी नहीं जाना है, हमें सिर्फ स्टेबल वो कैसे होते हैं ये याद रखने के लिए हमें इतना ही समझना है कि जो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन है तो, या तो फिर अगर कोई और एलिमेंट है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी क्या होगा, सोडियम जो है
वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा, दो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, सेकंड सेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे, एंड थर्ड सेल में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अभी ये स्टेबल अगर इसको होना है तो सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी कि इसके बाहर वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा, क्या कर देगा, लूज कर देगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। समझना ध्यान से, ये सोडियम जो है उसके पास क्या था, पहले तो यहां पे मैं लिखता हूं, ये जो सोडियम है उसके पास 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, यानी कि इसका +11 एंड -11 ऐसा इसका चार्ज था। 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, इसलिए इसके पास क्या चार्ज था, ये न्यूट्रल था। कैसे, +11 प्रोटॉन -11 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे होते 2 8 1, सबसे पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1 ऐसे होते हैं। तो अभी क्या करेगा, ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा, क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी कितने रह गए, यहाँ पे थे +11, लेकिन अभी नेक्स्ट कितने रह गए, -10 हुआ। कितना हुआ, -10। क्यों, -11 था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन का वो कितना था, -11 था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसलिए इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कितना होगा, -10, लेकिन प्रोटॉन तो कितने, +11 है। तो अभी क्या होगा, +11 प्रोटॉन है, -10, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 ही है, यानी कि +11 -10 क्या हो जाएगा, +1। तो इसका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, Na का जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना, +1। समझना अच्छे से, फिर से मैं लिख के दिखाता हूं आपको, फिर से इसको समझते। ये जो सोडियम है, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं 2 8 1। इसके पास शुरुआत में क्या था, +11, क्यों, क्योंकि 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, -11 चार्ज इलेक्ट्रॉन का था, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन थे। अभी क्या हुआ, स्टेबल होने के लिए सबसे एक्सटर्नल जो उसकी ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 2 और 8 तो है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 लाने के लिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अभी क्या होता है, +11 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो +11 ही है, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज इसके पास अभी भी +11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। +11 है, यहाँ पे क्या हो गया, -10, दोनों का मिला है, तो इसका नेट जो चार्ज है, ये जब स्टेबल होगा तो इसका जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, +11 -10, 11 में से 10 जाएगा तो +1, यानी कि इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अभी ये +1 जब इसका चार्ज हो जाता है तो ये Na नहीं होता, लेकिन Na+ होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे Na जो था वो सोडियम, ये सोडियम एटम था, लेकिन अभी ये जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 एटम इसने जब डोनेट कर दिया, तो अभी ये एटम नहीं रहा, अभी ये क्या बन गया, आयन बन गया, और आयन बन गया इसलिए इसको हम लोग Na नहीं, लेकिन कैसे लिखेंगे, Na+, कैसे लिखेंगे, Na+। सेम ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं क्लोरीन के लिए, सेम ऐसा एक एग्जाम्पल समझते क्लोरीन के लिए। यहाँ पे अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया, सोडियम जो होता है उसका Na+, क्यों हम इसको लिखते हैं, क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोरीन के लिए, क्लोरीन में भी क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन
एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे इसमें रहेंगे, 2 8 7, क्योंकि 17 होते हैं टोटल। पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन अभी 17 इसका नंबर, इसलिए इसमें कितने हो गए, 7 हो गए। अभी क्या होगा, 17 एटॉमिक नंबर है, मान है इसके पास कितने 17 प्रोटॉन है, यानी कि इसका चार्ज +17 है, किसका, प्रोटॉन का। 17 इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो इसका चार्ज है -17। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी क्या होगा, ये जो क्लोरीन है उसमें जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। हमने आगे क्या देखा कि अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो उसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए अभी क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी के पास से, कोई एक और एटम के पास से वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखना अभी क्या हो रहा है, क्यों एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। क्यों स्टेबल होना है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो इसने क्या किया, किसी और के पास से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज तो +17 है ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, -17। 17 इलेक्ट्रॉन तो थे और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका चार्ज हो गया -18 +17। तो नेट कितना हुआ, इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +17 -18 कितना होगा, +17 -18, यानी कि नेट होगा -1। इसलिए हम लोग क्लोरीन का जो आयन होता है उसको लिखते हैं Cl-। समझ में आ रहा है, यहां तक जो क्लोरीन था वो एटम था, लेकिन अभी जब इसका नेट चार्ज -1 हो गया, यानी कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अभी ये क्लोरीन एटम नहीं रहा, लेकिन क्लोरीन का ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या बन गया, आयन बन गया। और Cl के ऊपर हम लोग माइनस लिखते हैं, इसका मतलब ये क्लोरीन का क्या है, आयन है। समझ में आ रहा है, क्लोरीन का भी क्या है, ये आयन है। अभी समझना ध्यान से, क्लोरीन का आयन कैसे होता है, Cl-। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इसका नेट चार्ज अभी कितना हो गया, -। तो अभी ये क्या बन गया, आयन बन गया। तो समझ में आ रहा है आयन कैसे बनते हैं, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कि क्लोरीन की केस में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो एटम ना रहते हुए फिर आयन बन जाता है। और आयन जब बनता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। कोई भी एटम जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसा हमने सोडियम के केस में देखा। क्यों, क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो तो उतने ही रहते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, जो नंबर, तब जाके क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन से क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। पहले क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि नेगेटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव तो उतना ही, यानी कि पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव से ज्यादा हुआ, पॉजिटिव ज्यादा हुआ, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। ये क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। जैसे क्लोरीन वाले केस में हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो पहले क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही थे। जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी होती है, किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ता है, यानी कि नेगेटिव जो चार्ज होता है वो बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ता है माने उसके ऊपर अभी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा,
नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एन आयन। क्या बोलेंगे? एन आयन। और पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैट आयन। तो आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन किसे बोलते हैं? अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। एंड कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो आयन के दो टाइप होते हैं, कैटायन एंड एनायन। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने ये देखा कि आयन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटायन एंड दूसरा होता है एनायन। कैटायन एंड एनायन। अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई आयन के पास तो वो कैटायन है, अगर कोई आयन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन है। अभी एक एग्जांपल लेके दोस्तों समझते हैं। ये जो आयन होता है वो आयोनिक जो कंपाउंड होता है उसमें कैसे अस्तित्व उसका होता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जो नमक होता है, नमक को हम लोग बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये कैसे NaCl कैसे बनता है? तो हमें पता है कि जो Na होता है सोडियम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 एंड 1। अभी जो क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्लोरीन जो है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 7। अभी क्या होता है, सोडियम को भी क्या होना है? स्टेबल होना है, उसको बनना है कैटायन। सोडियम को कैटायन बनना है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। उसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में वो चाहता है कि उसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता है, लेकिन डोनेट करे तो किसी को लेने वाला तो चाहिए। तो सामने क्लोरीन बैठा है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए उसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी इसके साथ है, एक चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है। तो इस सोडियम के साथ मिलके क्या करता है, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करता है? ले लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अभी क्लोरीन के पास कितने हो जाएगी? 2, 8, 8 एंड सोडियम के पास हो जाएगी 2, 8। माने सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के पास हो जाएगी 2, 8, 8। यानी कि अभी ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, एंड ये दोनों मिलके नमक बनाएगी, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगी। तो ये जो NaCl है वो क्या है? वो कंपाउंड हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एटम यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि Na प्लस एंड Cl माइनस, सोडियम और क्लोरीन दो आयन में से ये क्या बन गया? आयोनिक कंपाउंड। क्या बना? आयोनिक कंपाउंड बन गया। तो हम लोग आयन की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि कोई आयोनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर जो चार्ज क्या है? चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज यानी कि उसके पास चार्ज है। NaCl में क्या है? Na प्लस, यानी कि उसके ऊपर प्लस चार्ज है, एंड Cl माइनस है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यानी कि कोई आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड के अंदर की जो चार्ज स्पीसीज है वो चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। एंड आयन के दो टाइप होते हैं, कैटायन एंड एनायन। NaCl कैसे बनता है ये हमने एग्जांपल देके समझ लिया कि N के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने Cl को दे दिया, एंड Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बनाया, इसने Na प्लस बनाया, दोनों ने मिलके NaCl बना दिया। तो ये क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड हो गया। और Na प्लस और Cl माइनस, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Na प्लस कैटायन है, Cl माइनस क्या है? एनायन है। दोस्तों अगर कोई आयन ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा एटम है, यहाँ पे तो क्या है? Na प्लस आयन के पास सिर्फ Na का एटम है, Cl माइनस में क्या है? सिर्फ Cl का एटम है। कोई आयन ऐसा है जिसके पास ज्यादा एटम है तो उसको हम लोग बहुपरमाणुवीय आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपरमाणुवीय आयन। उसके पास ज्यादा परमाणु है तो उसको हम लोग बहुपरमाणुवीय आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस। तो NH4 प्लस ये जो एमोनियम है उसमें क्या है? बहुपरमाणुवीय हो गया।
N फॉर नाइट्रोजन भी हुआ, H फॉर हाइड्रोजन भी हुआ, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो हुए, यानी कि ये बहुपरमाणुकीय आयन हो गए, क्योंकि ये दोनों का मिलके इसके पास जो नेट चार्ज है वो +1 है। तो NH4+, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुपरमाणुकीय आयन है। फॉर एग्जाम्पल, जो OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो उसमें क्या होता है, ONH, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का मिलके नेट चार्ज जो है वो क्या है, -1 है। तो ये भी क्या हो गया, बहुपरमाणुकीय आयन। तो आपको समझ में आया होगा कि आयन की डेफिनेशन क्या है। चार्ज स्पीसीज जो कि आयनिक कंपाउंड के अंदर है उसको बोलते हैं कैटायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन होते हैं उसको, नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको एनायन बोलते हैं। एंड फिर हमने देखा कि बहुपरमाणुकीय आयन, यानी कि कोई आयन है उसके अंदर ज्यादा एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नेट चार्ज कुछ मिल रहा है, तो उसको हम लोग बहुपरमाणुकीय आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4+, OH-। तो ये बात करी हमने आयन की। एंड आयोनिक कंपाउंड, जैसे NaCl हमने ले लिया, वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। एक बात हमें ये याद रखनी, NaCl जो है उसमें Na जो है वो क्या है, मेटल है, मेटल है। Al जो है वो क्या है, वो नॉन मेटल है। क्या है वो, नॉन मेटल है। तो मेटल एंड नॉन मेटल, जब ये दोनों मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड जब मेटल और नॉन मेटल मिलके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई एक डोनेट करता है, कोई एक, मतलब मेटल जो होगा वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस जिसमें होता है वो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। एंड आयोनिक कंपाउंड में ऑलवेज मेटल और नॉन मेटल मिलके ही बनाते हैं। और NaCl को हम लोग NaCl ही लिखेंगे, Cl Na नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये रूल है कि आपको सबसे पहले मेटल को लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सोडियम है तो उसको पहले लिखना है, फिर Cl को लिखना है। जो मेटल होता है उसको पहले लिखो, एंड जो नॉन मेटल है उसको बाद में लिखो। तो ये हुआ आयोनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी होता है, जिसमें क्या होता है, दो नॉन मेटल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, दो नॉन मेटल जो होते हैं वो मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट, उस टाइम पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड और ये जो होता है आयोनिक कंपाउंड, उसके अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।